और आइए शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दें। अगर आप स्कूटी चलाते हैं, सफर करते हैं, देख रहे हैं स्कूटी सवार का कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ। देखिए जरा, पीछे से उन्हें स्ट्रीट डॉग्स दौड़ा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए। और ये देखिए, दो महिलाएं स्कूटी पर आ रही हैं और ये आकर गाड़ी से टकराई हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, ये देख रहे हैं तस्वीर। खतरनाक हादसा हुआ। पीछे से दो महिलाएं आ रही थी, पीछे से कुत्ते दौड़ा रहे थे। ये देखिए, पूरी गाड़ी आकर पीछे कार से टकराई है। दोनों महिलाएं गिर गई, आगे एक बच्चा भी था। पहली बात, दोनों महिलाओं ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इसलिए इस तस्वीर से सीख कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इस तरह से पीछे कुत्ते दौड़ा रहे हैं तो गाड़ी भगाइए मत, गाड़ी रोक लीजिए, तभी सुरक्षित रहेंगे। आइए पहली बड़ी खबर आज की। असद कहां है यह अतीक को पता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि डॉन सब जानता है। अतीक को पता है असद कहां है। अतीक असद तक पैसा पहुंचा रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, हजारों रुपए डॉन अपने बेटे तक पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां छिपा है वहां लंबे वक्त तक छिपा रह सके। तस्वीर के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये शख्स को जो आप देख रहे हैं, ये बम फेंक रहा है। गुड्डू मुस्लिम सफेद शर्ट में देख रहे हैं आप, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मिल गया है, इसकी लोकेशन मिल गई। कहां था ये? अगली तस्वीर देखिए। ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये है गुड्डू मुस्लिम और ये अतीक के बहनोई से गले मिल रहा है। मेरठ गया था। ये अतीक के बहनोई का घर है। मेरठ से जिसकी गिरफ्तारी हुई उसके घर पहुंचा और दोनों गले मिले। उमेश की हत्या के बाद पहुंचाइए और यही पैसे पहुंचाएगा असद तक। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं हाथ में बैग, इस बैग में भरा है पैसा। सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। अब जो लेन देन होगा वो कैश में होगा। डॉन के बेटे तक कैश पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी थी। देख रहे हैं हाथ में काला बैग लिए, इस बैग में हजारों रुपए अतीक ने अपने बेटे असद तक भेजे हैं। रिपोर्ट देखिए। उमेश की हत्या से लेकर असद के भागने तक अतीक सब जानता था। उमेश की हत्या के बाद असद कहां भागा, असद कहां कहां छिपा, डॉन को सब मालूम है। अतीक के इशारे पर असद तक पैसे भी पहुंचाए जा रहे हैं। डॉन के गुर्गे हजारों रुपया लेकर असद तक पहुंचा रहे हैं। असद के रहने, खाने और रुकने का सारा इंतजाम अतीक और गुर्गों ने किया है। अब मैं आपको बताता हूं कितना पैसा अतीक अपने बेटे को के पास भेज रहा है। उसे बचाने के लिए, छिपाने के लिए जरूरत है। अतीक चाहता है कि मेरे बेटे को कुछ ना हो। असद जहां छिपा हुआ है, अतीक असद तक यह पैसा भिजवा रहा है। यह पैसा पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? जेल से असद की मदद कर रहा है अतीक। उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार यह एक्टिव है। हत्यारों को सुरक्षित पनाह दिलाने में अतीक ने मदद की कि इन्हें कहां छिपना है जाकर। मर्डर के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा। अतीक के बहनोई इखलाक के घर जाकर यह रुका। 5 मार्च को इखलाक के घर गया था ये, और उमेश पाल की हत्या के 9 दिन बाद यहां पहुंचा। सोचिए, 9 दिन तक ये घूमता रहा। 9 दिन तक कहा जा रहा था नेपाल चला गया, लेकिन नहीं, ये तो मेरठ में था। 9 दिन बाद इखलाक के घर पर 2 दिनों तक रुका भी ये बमबाज। गुड्डू बमबाज के हाथ में एक काले रंग का बैग, ऐसा बैग था। अतीक के इशारे पर ही गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी गई, मेरठ में रखा गया, यूपी का मेरठ। इखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को 50,000 रुपए दिए। गुड्डू मुस्लिम ने 50,000 रुपए इस बैग में रखे। इखलाक साबरमती जेल में बंद अतीक से लगातार संपर्क में था। बरेली जेल में अशरफ के संपर्क में भी रहता था, और इखलाक की अक्सर अतीक अशरफ से बात होती थी। यह पैसा रखकर, यह सारा पैसा बैग में रखकर गुड्डू मुस्लिम ने असद तक पहुंचाया। यानी लगभग 50,000 रुपए अतीक असद तक पहुंचा चुका है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी फील्डिंग पहले से लगाई गई थी
कि कैसे बचाना है, आपको सीधे जहां पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम यानी अतीक का बमबाज, जहां से असद के लिए 50,000 रुपए लिए, वो घर अतीक के बहनोई का है। वहां से रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी लोमस की। माफिया अतीक अहमद के साथ मिलकर के उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने वाले उसके बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर अखलाक के घर से वो सबूत मिले हैं जब हत्या में शामिल गुड्डू और अशद उसके घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने के बाद वो घर पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अखलाक लगातार छुपा रहे थे कि गुड्डू और अशद के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब पुलिस के द्वारा ये सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उनके हाथ ये बड़े सबूत हाथ लगते हैं। और ये वही घर है डॉक्टर अखलाक का जहां पर अशद और गुड्डू पहुंचते हैं हत्याक्रम को अंजाम देने के बाद, और रात में बताया जा रहा है कि इसी घर में वो रुकते हैं। अब जरा सोचिए कि गुड्डू मुस्लिम क्यों जाकर अतीक के बहनोई के घर रुक रहा था, क्योंकि वही होनी थी शादी। अतीक का जो बेटा है जिसने उमेश को मारा है, इसकी शादी होने वाली थी। शादी किससे? बहनोई की बेटी से। इखलाक की बेटी से शादी होने वाली थी, निकाह होने वाला था असद का। और यही वजह है कि इखलाक मदद कर रहा था अतीक की, असद की, गुड्डू मुस्लिम की। ये पूरी फील्डिंग जो लगी है सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स से, प्लीज कम, ये जो पूरी फील्डिंग लगी है ये इसलिए लगी है क्योंकि दरअसल चाहते ये हैं कि निकाह हो जाए। ये देख रहे हैं, ये इखलाक को आप देख रहे हैं, ये अतीक, और ये आगे सहरा रखा है। असद दूल्हा बनने वाले थे। इखलाक की बेटी से असद की शादी होने वाली थी। और आपको बताऊं, असद इखलाक के घर अक्सर जाया करता था। इखलाक की बेटी की असद से फोन पर बात होती थी। बेटी की वजह से इखलाक भी असद की मदद कर रहा था। उमेश पाल शूटआउट की वजह से यह शादी रुक गई। गुड्डू मुस्लिम के साथ असद भी इखलाक के घर आया था। उमेश पाल की हत्या के बाद दोनों ने शरण ली और एसटीएफ ने असद को लेकर सबूत जुटाए। सीसीटीवी की जो कॉल डिटेल निकाली है, डीवीआर एसटीएफ टीम के जो हाथ लगी है, उसके हिसाब से उमेश पाल की हत्या के बाद असद मिलने आया था, यानी असद भी मेरठ आया था। एसटीएफ ने अतीक के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। ये जो है चचा, इनकी गिरफ्तारी हो गई। उमेश पाल के शूटरों को इखलाक ने फंडिंग की। देवरिया जेल कांड के बाद इखलाक के घर जाकर छिपा था उमर जो बड़ा बेटा है, वो भी यहीं आकर छुपा था। पुलिस के पहुंचने से कुछ देर पहले उमर भाग गया था। इखलाक से पूछताछ में पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इखलाक को असद की जानकारी है और इखलाक पर 120B यानी साजिश के तहत साजिश करने का केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी के बाद इखलाक को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया, यानी कि ये अब जेल में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है इखलाक को। ये अतीक के बहनोई है। अतीक का बेटा अली भी इसी जेल में बंद है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम, जिसका बड़ा रोल था इस पूरे उमेश हत्याकांड में, ये आप देख रहे हैं, ये है गुड्डू मुस्लिम जो बैग लेकर जा रहा है। ये वही बैग है जिसमें 50,000 रुपए जो असद को पहुंचाए जाने थे पैसे, अतीक के लिए ये काम करता है। अतीक के लिए बड़ा रोल प्ले किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उमेश की हत्या में गुड्डू मुस्लिम की बड़ी भूमिका थी। अब सोचिए जरा, गुड्डू मुस्लिम अतीक के लिए क्यों काम करता है? गुड्डू मुस्लिम बम फेंक रहा था, सीसीटीवी में आया बम फेंक रहा था। ये क्यों बम फेंक रहा था, अतीक के लिए क्यों काम करता है, ये आपको बताता हूं। देख रहे हैं, उस दिन भी ऐसे ही बमबाजी कर रहा था। ये अतीक का कर्ज उतारने के लिए खूनी रिश्ता है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का अपराध से पुराना रिश्ता है और माफिया से गुड्डू मुस्लिम के पुराने संबंध हमेशा से रहे हैं। इसी तरह गुड्डू मुस्लिम, उस दिन भी आपको याद होगा जब उमेश पाल की हत्या हुई, गुड्डू मुस्लिम पूरे प्रयागराज की सड़क पर दौड़ दौड़ कर बम फेंक रहा था। कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। ये बम इसलिए फेंके जा रहे थे कि दहशत फैलाई जा सके, लोगों को डराया जा सके। ये गुड्डू मुस्लिम अतीक के लिए इसलिए काम कर रहा है क्योंकि 1997 में हॉस्टल वार्डन की हत्या का आरोप लगा इसके ऊपर।
अतीक ने गुड्डू मुस्लिम की जमानत करवाई थी और जमानत के बाद अतीक का गुर्गा बन गया गुड्डू मुस्लिम। बिहार के कई माफियाओं से भी गुड्डू के संबंध रहे हैं और लखनऊ में टेंडर दिलवाने में भी ये मदद करता रहा है। कुछ समय पहले गुड्डू मुस्लिम बीमार हो गया था और अतीक ने इलाज के लिए 8 लाख रुपए भी इसे दिए थे। अतीक का कर्ज चुकाने के लिए उमेश पाल को इसने बम मारा। बाइक में बैठे बैठे बम बनाने में माहिर है और आपको याद होगा उस दिन भी बाइक पे बैठे बैठे ही बम फेंक रहा था। बम बनाने के साथ ही सटीक निशाना भी लगाता है। गुड्डू मुस्लिम कई तरह के बम बनाना जानता है और राजूपाल हत्याकांड में भी गुड्डू का नाम शामिल है। बाकायदा नामजद FIR है। जांच के बाद गुड्डू का नाम निकाल दिया गया था। पहले उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू CCTV में कैद हुआ। शूटआउट के वक्त लगातार बम फेंक रहा था। ये गुड्डू मुस्लिम आखिर बमबाज तो है ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम जो है, मैं आपको दिखाऊं तस्वीर गुड्डू मुस्लिम की, कैसा दिखता है गुड्डू मुस्लिम। और प्रयागराज में जो गुड्डू मुस्लिम बम बनाता है, ये अकेले गुड्डू मुस्लिम नहीं, प्रयागराज में इलाहाबाद जब हुआ करता था, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बाइक सवार जो उमेश पाल की हत्याकांड के दौरान पहुंचा था, पीछे बैठा शख्स जो था यही गुड्डू मुस्लिम था। यही बम फेंक रहा था पूरे इलाके में। ये इलाहाबादी बमबाज जो है ये हमेशा से मशहूर रहे पूरे देश में। इलाहाबाद में ऐसा क्या खास है, बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो इलाहाबाद को बखूबी जानते हैं, जो नहीं रहते हैं उन्हें बताने जा रहा हूं। इलाहाबादी बमबाज जो है वो पूरे देश में मशहूर रहे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, इलाहाबादी बमबाजों की कहानी कुछ ऐसा ही। राह चलते बम फेंक देते, बाइक पर बैठे बम फेंक देंगे, साइकिल से जा रहे हैं बम फेंक देंगे। इलाहाबादी बमबाजों का इतिहास बहुत पुराना है और आपको बताऊं कि चलते फिरते बम बनाने में ये माहिर होते हैं। हत्या और दहशत के लिए बम बनाते हैं, यानी दो तरह के बम, एक हत्या के लिए अलग और दहशत फैलाने के लिए अलग। प्रयागराज में 1972 में 1972 में पहली हत्या बम से की थी किसी इलाहाबादी ने। एक इंजीनियर की मामूली बात पर बम से हत्या कर दी गई और इसके बाद बमबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। बमबाजों के नाम भी हटकर हुआ करते थे। इलाहाबादी बमबाजों का पुराना इतिहास है। इनके नाम क्या होते हैं सोचिए जरा। इनके नाम होते हैं इस्लाम नाटे, जग्गा, सलीम नैनी, पप्पू डिस्को। इस तरह के नाम इन बमबाजों के होते हैं। रईस तुल्ला, रईस राजा, पप्पू दाएं, चांद बाबा, ये नाम है इन बमबाजों के। चांद बाबा की तरह अतीक से दुश्मनी हुआ करती थी उस दौर में। कई बार मैंने आपको चांद बाबा के बारे में बताया। इलाहाबादी बमबाज दो तरह के बम बनाते हैं। हत्या के मकसद से अलग बम बनाते हैं, ये जैसे फेंक रहे। दहशत फैलाने के अलग बम बनाते हैं, इसमें सिर्फ धुआं होता है। बमबाज कोट की जेब में, जो कोट पहने हुए ये अपनी कोट की जेब में ही बम बनाने का सारा सामान रखते हैं। बम में गंधक, पोटाश, मेंशन, लोहे के छर्रे का इस्तेमाल होता है। ये सब इनकी जेबों में रहता है। और 70 के दशक में साइकिल से ही बम से ये हमला करते थे, यानी साइकिल से जा रहे हैं और बम फेंक देते थे। प्रयागराज के हर मोहल्ले में एक बमबाज हुआ करता था उस दौर में। इन बमबाजों की अलग अलग खासियत होती थी। इलाहाबादी बमबाज अपने इलाके में बम हमला नहीं करते, यानी अपने इलाके में हमला नहीं करते थे उस दौर में। उनके निशाने पर प्रयागराज का धूमनगंज, झलवा, कीडगंज था और दाऊद को मुंबई में भी ऐसे इलाहाबादी बमबाजों की जरूरत हुआ करती थी उस दौर में। और इन्हीं बमबाजों में शुमार कौन? इन्हीं बमबाजों में शुमार अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम भी था। आइए गुड्डू मुस्लिम का घर मैं आपको दिखाता हूं। यह है गुड्डू मुस्लिम का घर जो आप देख रहे हैं। लंबी चौड़ी कोठी बनवा रखी है, लेकिन अब बुलडोजर चलने वाला है। देख रहे हैं, नोटिस लग गया है। योगी की पुलिस ने नोटिस लगा दिया है कि घर गिरा दिया जाएगा। अब गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है, जरा रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, तो दूसरी तरफ पीडीए का एक्शन भी लगातार जारी है। 5वें शूटर पर पीडीए का शिकंजा बहुत जल्द कसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो प्रयागराज के धूमनगंज के चकिया इलाके में मौजूदगी है, जहां पर ये जो घर देख रहे हैं, ये जो आलिशान 4 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आलिशान 4 मंजिला इमारत, ये बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर है, जिस पर पीडीए का नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। ये नोटिस आपके सामने जो पीडीए की तरफ से चस्पा कर दिया गया है, उसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि बिना नक्शा पास कराए इस इमारत का, इस घर का अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया, और ऐसे में 25 मार्च तक का जो समय है, 25 मार्च का समय दिया गया है, और अगर जवाब संतोषजनक नहीं दिया जाता है 25 मार्च तक, तो उसके बाद पीडीए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम देगा। इस तरीके से हमने देखा कि लगातार पीडीए का बुलडोजर प्रहार देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। वो 5वें शूटर पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा, 5वें बमबाज पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा, यानी कि गुड्डू मुस्लिम पे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा दूर और ज्यादा दिन तक असद भाग नहीं पाएगा। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी एक खास कार्यक्रम में गए थे। मोदी का डंडा और विरोधियों का अड़ंगा। प्रधानमंत्री, ये आप देख रहे हैं, सीबीआई की डायमंड जुबली थी, 60 साल हो गए देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी को, सीबीआई को। तो सीबीआई के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गए थे। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं, पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही सीबीआई से कि आपको बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ना है। पहले सुनिए उन्हें जरा। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये लोग बहुत ताकतवर हैं। किसकी बात कर रहे थे? कौन ताकतवर है? एक उदाहरण आपको देता हूं। उदाहरण ये कि राहुल गांधी को आज सूरत जाना था, सूरत कोर्ट में पेशी थी। राहुल गांधी अकेले नहीं गए, प्रियंका वाड्रा भी साथ थी। आप देख रहे हैं ये पूरी टीम लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ गई थी, कोर्ट गए थे, 2 साल की सजा हुई है, याचिका लगाने गए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ कोर्ट गए थे। सोचिए मुख्यमंत्री का भला क्या काम। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कोर्ट के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए थे, ये देख रहे हैं, पोस्टर बैनर के साथ कार्यकर्ता भी थे। प्रधानमंत्री जो इशारा कर रहे थे, उनका कहना यह है कि करप्शन में लोग इस हद तक डूबे कि वो कुछ भी कर सकते हैं आपसे लड़ने के लिए, ये वो कहना चाह रहे थे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दरअसल कि जो नेता हैं, वो नेताओं में कौन कौन लोग हैं। राहुल गांधी, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी सूरत कोर्ट गए थे। अब देखिए कौन कौन गया था कोर्ट में। राहुल गांधी खुद गए थे, प्रियंका वाड्रा उनके बगल में खड़ी हैं, वो भी गई थी, उनका कोई काम नहीं था कोर्ट में। उनके बगल में राजस्थान के मुख्यमंत्री उनसे पीछे खड़े हैं, अशोक गहलोत, वो भी गए थे, उनकी भी कोई जरूरत नहीं थी। उससे पीछे खड़े हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी सूरत कोर्ट गए थे। उनसे पीछे कौन खड़े हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू, वो भी गए थे। राहुल गांधी के गुरु, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी गए थे। उससे पीछे खड़े हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल भी गए थे। उसके पीछे पवन बंसल जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी गए थे। ये फौज गई थी सूरत कोर्ट। अब आप समझिए क्यों गए थे प्रधानमंत्री मोदी, क्यों कह रहे हैं बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। अब आपको सुनवाता हूं जो ये फौज गई, इस पर क्या कह रही है बीजेपी और कांग्रेस। हमारी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसका सबसे बड़े नेता कोई है तो राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के साथ जाने में कोई बुराई थोड़ी है।
राजनीति कोई ड्रामे की बात नहीं है, वहाँ कानून अपना काम करेगा। हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है। परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना, तो हम परिवार के सदस्य या लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है। कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए, एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। ये लोग डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन के आ गए हैं सत्ता में, परंतु ये फासिस्टी प्रवृत्ति के लोग हैं और इसीलिए वही तरीका है। ये इतने डरे हुए लोग हैं। राहुल गांधी ने यात्रा में कहा डरो मत, उनको मालूम था कि डरे हुए लोग डरते हैं। ये इनका डर है। ये अगर डरते नहीं तो इनको तकलीफ क्या थी। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगना तो दूर दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम छुड़ाकर इस काम पे लगाया है। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? आइए अब मैं आपको बताता हूं आज हुआ क्या। राहुल गांधी को क्या सांसदी और बंगला मिलेगा? नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। राहुल गांधी के खुद वकील कह रहे हैं। राहुल ने सेशन कोर्ट में 2 याचिका दायर की हैं और पहली अर्जी कि दोष सिद्धि पर रोक लग जाए, दूसरी याचिका सजा पर स्टे लग जाए, सजा पर रोक लग जाए। कोर्ट ने अपील के बाद राहुल गांधी को जमानत जरूर दे दी। 15,000 के मुचलके पर 13 अप्रैल तक जमानत पे, यानी 2 मामले हो गए जिसमें जमानत पर। 13 अप्रैल को दोष सिद्धि वाली अर्जी पर सुनवाई होगी और यानी राहुल की सांसदी पर कोर्ट फैसला देगा, लेकिन तब तक राहुल संसद से अयोग्य ही रहेंगे। कोर्ट अगर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाता है तो राहुल को सांसदी वापस मिल सकती है, लेकिन इसमें भी राहुल के सामने एक पेच है। पेच यह कि शिकायतकर्ता ने भी अगर ऊपरी अदालत में चुनौती दे दी तो राहुल को फौरन सांसदी नहीं मिलेगी, यानी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन उससे पहले 3 तारीखें राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल को राहुल की अगली सुनवाई होगी इस मामले पर। 10 अप्रैल तक शिकायतकर्ता को जवाब देना होगा, यानी पूर्णेश मोदी को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। 3 मई को कोर्ट राहुल की सजा पर सुनवाई करेगा। अब जरा सुनिए राहुल गांधी के वकील को जो बता रहे हैं। राहुल गांधी के लिए इतनी आसान नहीं है डगर पनघट की। उसके बाद पता मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, कोर्ट के भीतर क्या हुआ? राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सब जब भ्रष्टाचार में फंसते हैं तब मिल जाते हैं। उदाहरण के साथ आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन कब मिल गया। कहते हैं राजनीति में दर्द और सत्ता दोस्त बनाती है। कई बार भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भी विरोधी साथ आ जाते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने, दिल्ली से लेकर बिहार तक इसकी मिसाल बार बार देखने को मिल रही। पिछले साल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे सत्येंद्र जैन को लेकर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ा। लैंड फॉर स्कैम मामले में तेजस्वी से भी पूछताछ हुई। भ्रष्टाचार को लेकर 2 बड़े नेताओं पर एक साथ एक्शन हुआ। दोनों दल करीब आ गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी दिल्ली आए और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात कर ली। यह इत्तेफाकत था क्या? एक और तस्वीर देखिए। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम फंस गए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई।
और उन्हें जेल जाना पड़ा। उधर तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता को सम्मन जारी हो गया। पूछताछ के लिए कविता को दिल्ली आना पड़ गया। क्या यह भी महज इत्तेफाक है कि दोनों नेता यानी केजरीवाल और केसीआर यहां मिल लिए? क्या यह सब इत्तेफाकन हो रहा? केसीआर और केजरीवाल की यह दोस्ती मौके की नजाकत नहीं तो और क्या है? अब एक और उदाहरण देखिए। उद्धव के करीबी संजय राउत पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। संजय राउत को भी जेल की हवा खानी पड़ी। और ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं, केजरीवाल ने फ्लाइट ली और मुंबई लैंड हुए और उद्धव ठाकरे से मिल लिए जाकर। एक और उदाहरण लीजिए। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर गंभीर आरोप लगे। शिक्षा घोटाले में पार्थ के घर से 100 करोड़ बरामद हुए। एक के मंत्री के घर से 100 करोड़ बरामद हुए और एक के मंत्री पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है, यानी केजरीवाल। तभी तो ममता और केजरीवाल की दोस्ती और मुलाकात जारी है। क्या यह भी महज इत्तेफाक है? दोनों नेता मोदी पर जमकर हमला करते हैं, पर असल वजह यह है कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार पर एक्शन से बौखलाई हैं। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। वो कहते हैं सीबीआई से, उन्होंने आज कहा कि कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सुनिए। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। क्या एक्शन हुआ है अब तक उन ऑफिसर्स पर जो करप्शन में लिप्त थे, उन नेताओं पर जो भ्रष्टाचार में शामिल थे? उनमें से किसी को बख्शा नहीं गया। और यही है 2024 का एजेंडा भी। अब मैं आपको बताता हूं, करप्शन, जूम आउट कीजिए फ्रेम प्लीज। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। 2017 में 381 अफसरों पर गाज गिरी। करप्शन के आरोप में 357 अधिकारी बर्खास्त हो गए। भ्रष्टाचार पर 24 आईएएस अधिकारी नप चुके हैं। काली कमाई पर कड़ा एक्शन हुआ है। 9 साल में 1,10,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। 125 बड़े नेताओं पर सीबीआई की गाज गिरी है। 120 विपक्षी दल के नेता हैं, जिसमें से 23 नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 43 के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। 9 साल में ईडी ने 4000 केस दर्ज कर लिए। 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है ईडी ने। यह एक्शन हुआ है और इसी एक्शन से विरोधी सबसे ज्यादा परेशान है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी। भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे हैं? इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? उनके इशारे पर उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हमारी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से पारदर्शिता और स्वायत्तता के साथ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और उन्होंने साफ उनको नैतिक संबल दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। और किससे डरना? ये वो दल, वो विपक्षी दल जो जांच एजेंसियों के घेरे में कब से नहीं है, 30 सालों से। मैं विपक्षी लोगों से पूछता हूं, बता दें इनके नेता के ऊपर कभी ना कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप पिछले 30 सालों में न चला हो। तो प्रधानमंत्री ने सीबीआई को साफ इशारा कर दिया है कि न रुकने की जरूरत है, न झुकने की जरूरत है और 2024 तक सारी सफाई कर लेनी है। तो 24 का यही एजेंडा होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी से सीखे नीतीश कुमार। यह बीजेपी का कहना है कि पहले तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, बिहार संभल नहीं रहा है, या योगी आदित्यनाथ से सीख ले नीतीश कुमार। अगली तस्वीर दिखाइए। बिहार जल रहा है, गाड़ियां फूंक दी गई हैं, बसें फूंक दी गई हैं। ये उसके बाद की तस्वीरें। अभी भी सुलग रहा है, दहक रहा है। आज भी सुबह 4 बजे एक बम चल गया।
लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने, बिहार जल रहा, नीतीश कुमार देखिए इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। बिहार में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, जिनके घर जल गए, मुश्किलों में है, कारोबार खराब हो गए, लेकिन नीतीश कुमार तो इफ्तार कर रहे हैं। बिहार के सीएम तो इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं। यही सवाल आज बीजेपी पूछ रही है। रिपोर्ट देखिए। ये जोगी जी से सीखे होते तो बिहार में अमन चैन होता। ये जोगी जी से सीखे होते तो बिहार में अमन चैन होता। बिहार जल रहा है, सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गई हैं, लोग रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुशासन बाबू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। लोगों के आंसू नहीं थम रहे। हमारा कोई कमा के नहीं, कोई है रंजबा, कोई कमा के नहीं तो हमरा भी किया मांगा बोगे। लेकिन नीतीश कुमार तो खजूर खा रहे हैं। हिंसा रोकने में नाकाम नीतीश को बीजेपी सीएम योगी से सीखने की नसीहत दे रही है। ये जोगी जी से सीखे होते तो बिहार में अमन चैन होता। ये सीख रहे हैं ममता बनर्जी से। ये जोगी जी से सीखे होते तो बिहार में अमन चैन होता। ये सीख रहे हैं ममता बनर्जी से। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सवाल भी किया, आखिर आरजेडी की सत्ता में आते ही बिहार में दंगे क्यों शुरू हो गए। देखिए जरा, इसीलिए बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। उनका कहना है, दोनों के आरोप हैं। देखिए जरा जेडीयू क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। कहना है जेडीयू का, कमजोर होने पर बीजेपी दंगे भड़काती है। सोचिए जरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पुलिस नीतीश कुमार के पास, लोकल इंटेलिजेंस नीतीश कुमार के पास, और दंगे बीजेपी भड़काती है। बीजेपी कह रही योगी से सीखिए, नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा। नीतीश कह रहे दंगों से बीजेपी ध्रुवीकरण करती है। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है, कोई नेता शामिल है तो उसे आप गिरफ्तार करिए, जेल में डाल दीजिए। बीजेपी कह रही है दंगों की वजह दरअसल बिहार में तुष्टीकरण है। नीतीश कह रहे हैं अमित शाह बिहार नहीं दिल्ली के हालात देखिए, अमित शाह क्योंकि बिहार में थे। बीजेपी का कहना है नीतीश अपने गृह जिला नालंदा संभाल नहीं पा रहे हैं, नालंदा में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। नीतीश कह रहे हैं बीजेपी ने साजिश के तहत लोगों को भड़काया है। बीजेपी कह रही है वोट बैंक के लिए नीतीश हिंसा नहीं रोक पाए हैं। नीतीश कह रहे हैं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीजेपी कह रही है योगी से अगर नीतीश ने सीखा होता तो आज बिहार में दंगा नहीं होता। 2024 में बीजेपी की हार होगी, नीतीश कुमार कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है 24 में भी मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा बिहार में। अब जरा मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। नीतीश कुमार आज इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एक सूबे का मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में शांति रहे, कम से कम उन दंगा प्रभावित इलाकों में जाते जिनकी गाड़ियां फूंक दी गई, जिनके वाहन जला दिए गए, जिनके घर तोड़ दिए गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए, किसी जिले में नहीं गए। नीतीश कुमार तो पटना में इफ्तार कर रहे थे। देखिए जरा एक तस्वीर, नीतीश इफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का दर्द। मेरा बाबू कमाई के खेलाई तो जे भाई अगुआ तारे हमर चिनाई भैया बचाओ, भैया हमें बचा लो। होश आया था, गोली लग गया, बस गोली लगा, वही लास्ट बात बोला। उस समय हमको लगता कि मेरा भाई खत्म हो गया, लेकिन गांव वाले को बोला चलो हॉस्पिटल लेके, हो सकता है बच जाए वो। बस उम्मीद पे ले गए थे। लास्ट बोली इसका यही था, भैया बचा लो, बस और कुछ नहीं बोला। हम कर रहे कि कमरिया तोड़ के आओ 3 तल्ला। कल रात में भी उस तरफ से 2 फायरिंग हुआ था। जब ऐसा हुआ कि बम विस्फोट हुआ तो काफी आवाज था, सारे लोग डर गए थे क्योंकि आसपास के भी लोगों से सारा सूचना मिला तो डर गए। सारे लोग आए तो देखा गया तो पूरा गली धुआं था, काफी इंधारा टाइप का था। तो प्रशासन को आदमी जगाया, प्रशासन तो सो रही थी, उसकी लापरवाही कहा जाएगा। फर्स्ट व्यू में आपको दिखता होगा, आप उधर से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि उधर से बम मारा हुआ है, ये आपको साफ दिखता होगा। हाँ नहीं उधर से उस एरिया से आप अंदाजा लगा सकते हो। फर्स्ट व्यू में आपको दिखता होगा कि दीवार पर बम मारा गया है। देख लिया आप, नीतीश को लोगों का ये दर्द नहीं दिख रहा है क्या? अब आपको दिखाते हैं, बीजेपी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए।
बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार इस्तीफा दे, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अगली तस्वीर दिखाई। आज विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। ये बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर दिखाई। और ये जो आप देख रहे हैं कि आखिर बिहार विधानसभा में ये हंगामा बरपा था। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं और नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं। ये जो माहौल बना रहे हैं चारों तरफ, उस माहौल का प्रभाव है। जिस तरह से प्रोवोकेटिव भाषण ये लोग कर रहे हैं, ये जानबूझ करके उस्ता रहे हैं। इनका काम है कि समाज में अमन चैन कायम हो। अब भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, अंदर जो है अमन चैन रहे, शांति रहे, ये देखना आपका काम है। और आपके लोग, आपके सहयोगी उसको अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं, समाज में हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इससे देश नहीं बनता है। पत्थर क्यों बरसा? ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके उसे डराना चाहती है। सरकार में बैठने का क्या अधिकार है? शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को। वो जांच कराए, गृह मंत्री हैं। जब हर बार रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, शांति समिति की बैठक होती है, सरकार पूरी सजगता की तैयारी करती है, फिर ये घटना घटा जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आइए अब आपको बताता हूं कि आज भी सुबह सुबह बम चला है। तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे बम चला है सुबह 4 बजे। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, सुबह सुबह किसी ने बम मारा है। यानी अभी भी हालात शांत नहीं है। सवाल यह कि आखिर नीतीश क्यों फेल हो गए, उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। कि नीतीश के नाकामयाबी के पीछे, हिंसा रोकने के पीछे बड़ी वजह, रामनवमी के मौके पर 30 मार्च को पूरे बिहार में जुलूस निकाले गए। कुछ शहरों में जुलूस जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचे, पथराव शुरू हो गया। दंगाइयों ने पथराव के साथ साथ आगजनी भी शुरू कर दी। बसों को, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही घंटों में लोगों की सालों की मेहनत जलकर राख हो गई। दंगाइयों ने जिस तरह शहर दर शहर पत्थरबाजी की, उससे एक बात साफ है कि हिंसा की पूरी प्लानिंग थी, पहले से तैयारी थी। पुलिस प्रशासन हिंसा को काबू करने में पूरी तरह नाकाम रही। अगर प्लानिंग थी तो लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ, हिंसा हुई तो पुलिस फेल हुई। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर रामनवमी के जुलूस के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था न करने के आरोप लगाए। दंगाई पत्थर और हथियार जमा करते रहे और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी को दिखाते हैं। बिहार में शुक्रवार से शुरू हुई हिंसा रविवार तक होती रही, लेकिन सरकार स्थिति को काबू नहीं कर पाई। सरकार पर आरोप है कि हिंसा रोकने के लिए उसे देर से कड़े कदम उठाए। उसने बिहार हिंसा पर केंद्र सरकार की पूरी नजर थी। हिंसा को रोकने के लिए गृह मंत्री ने सबसे पहले बिहार के राज्यपाल से फोन पर बात की, फिर पैरामिलिट्री की 10 कंपनियां भेज दी। अमित शाह ने भी नीतीश पर निशाना साधा। आपको बताते हैं आंकड़े नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, ग्राफिक्स लीजिए। आंकड़े कहते हैं 2021 में बिहार में 6298 दंगे हुए थे। दंगों के मामले में बिहार देश में 3रे नंबर पर है। हत्या के मामले में बिहार देश में 2रे नंबर पर है। 2021 में बिहार में हत्या के 2799 मामले आए। यह है बिहार का आंकड़ा। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि योगी से सीखे नीतीश। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? क्या नीतीश को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए? बिहार के लोगों को सुनिए। जो उत्तर प्रदेश में शासन अभी चल रहा है वो ऐसा शासन चाहिए। जो यहाँ माफिया लोग भाग रहे हैं और बिहार में माफिया लोग का राज है, तो हम लोग को शासन बस जोगी जैसा चाहिए। हम लोग को मुख्यमंत्री जोगी जैसा चाहिए। साफ सुथरा शासन चाहिए, जैसे योगी सरकार में, यूपी सरकार में चल रहा है, वैसे चल चाहिए। इस समय देश में पूरे राज्य में यूपी जैसा बेटर शासन कहीं नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में भी उसी तरह का शासन मिले बिहार वासियों को। मैं यूपी का कंपैरिजन हम बिहार से नहीं कर सकते। यूपी में आदित्यनाथ योगी हैं, बिहार में आपका नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो है जातिवाद पे इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में सिद्धांतों पे है, सिस्टम पे है, सिस्टम के अगेंस्ट है। जो लोग गलत हैं गलत हैं, जो सही है सही है। वो बाबा ही चाहिए यहाँ, नीतीश कुमार नहीं चाहिए, इसको हटाइए।
लालू सरकार सब सरकार ही गया है, सिर्फ मोदी का सरकार चाहिए और बाबा ही चाहिए। योगी जैसे शासन के लिए यहाँ भी बाबा जैसा यहाँ भी चाहिए, जो सब तरह से यहाँ पर व्यवस्था सही रहे। योगी की जरूरत है, योगी जी की जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है। तो आपने देख लिया बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ी है, तमाशा देखती रही और पुलिस के सामने लोग पत्थर चला रहे थे। देख रहे हैं, पुलिस लोगों को रोक नहीं पा रही थी। ये देखिए, लोग पुलिस से लड़ रहे हैं, लोग पुलिस से बहस कर रहे हैं। ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं पुलिस की। अब आप सुनिए जरा लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं और रविशंकर क्या कह रहे हैं। यहाँ आके परमानेंट 2024 के चुनाव तक राजभवन में अपना डेरा बना दे, परिणाम शून्य ही निकलेगा। 2015 में भी कैंप किए थे वो, इसलिए उनका छोड़िए ना, प्लांटेड तो वही ना करवाए होंगे, वो तो काम ही है उनका, धार्मिक उन्माद फैलाना। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये तो उन्हीं का प्लांटेड, सही बोल रहे हैं, वो प्लांट किए थे, तैयारी किए थे। 24 में दंगाइयों को क्या उखाड़ फेंकेंगे, वो खुद ही उखड़ जाएंगे। देश के गृह मंत्री को बिहार में जाने के लिए नीतीश कुमार का पासपोर्ट और वीजा देना पड़ेगा क्या? ये कौन सी बात कही जा रही है भाई? वो देश के गृह मंत्री हैं और बिहार में तो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी करिए तो समझदारी से करिए ना। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं है, एक दरगाह कहता है 144 है, उन्हें पालन किया, वो फिर जाएंगे सासाराम, एक बार नहीं दर्जनों बार जाएंगे, बिहार जाएंगे, क्योंकि बिहार में जाने का उनका अधिकार है। और हम लोग का संकल्प है कि नीतीश बाबू आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, गद्दी छोड़ो कि जनता आती। आई आज की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 36 मौत के बाद मंदिर पर बुलडोजर चला। यह तस्वीर उन लोगों के लिए भी जो लोग कहते हैं बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पर ही चलता है, बुलडोजर सिर्फ एक कम्युनिटी पर ही चलता है। यह तस्वीर आपको दिखाने के लिए इसलिए क्योंकि आपको याद होगा इंदौर में 36 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद शिवराज में बुलडोजर मंदिर पर भी जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उस पर चला। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, आप देख रहे हैं, आपको पीछे मंदिर ये आप देख रहे हैं, यहां भी बुलडोजर चल रहा है। ग्रिड हटाइए प्लीज। तस्वीर आप देख रहे हैं कि मंदिर और मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है। ये इंदौर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहीं बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। इससे पहले की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी हुई थी, तब चला बुलडोजर, तो कहा गया खास टारगेट करके बुलडोजर चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, यह पत्थरबाजी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। खरगोन में जो पत्थरबाजी हुई थी तब बुलडोजर चला था, लेकिन अब बुलडोजर चल रहा है तो उन लोगों की जुबानें सिल गई हैं जो बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं, बुलडोजर का भी धर्म बता देते हैं। अब यह बुलडोजर कहां चला है ये मैं आपको बताता हूं। यह बुलडोजर दरअसल अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला। रविवार रात में बिलेश्वर मंदिर पर नोटिस चिपकाया गया, अवैध निर्माण गिराने को लेकर यह नोटिस लगाया गया था। यह मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रात में कार्रवाई के लिए जेसीबी और डंपर पहुंच गए। सुबह 6 बजे से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। 50 से ज्यादा मजदूर, 3 जेसीबी को लगाया गया। कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ संगठन विरोध करने लगे। बुलडोजर के आगे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, स्थिति पर कंट्रोल किया। सबसे पहले सम्मानपूर्वक मूर्तियां शिफ्ट की गई। मूर्तियां शिफ्ट करने के बाद बुलडोजर ने कार्रवाई की। बलेश्वर महादेव मंदिर में अतिक्रमण हटाया गया और बावड़ी जहां पर हादसा हुआ था वहां बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। इसके अलावा बनाए जा रहे नए मंदिर का ढांचा गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में निकले मलबे से बावड़ी भरी गई। कहा गया कि बावड़ी में दरारें होने से संरक्षण संभव नहीं है, इसलिए मंदिर की बावड़ी को मलबे से भर दिया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल कमिश्नर। 3 से 4 दिन पहले जो बहुत ही दुखद हादसा हुआ था यहाँ पर, तो इस एरिया की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ था जो प्रॉपर विधि अनुसार नहीं था, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी हम लोग पूरी तरह से भर देंगे ताकि एरिया आगे सेफ रहे और इस तरह का भी कोई इंसिडेंट ना हो।
एक्चुअली जो भी चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से नहीं बना था और हमें लग रहा था कि आज में खतरे का कारण बन सकता है। आप देखेंगे मंदिर के जस्ट पास में ही ज़मीन वो पूरी खोखली थी जिसमें बावड़ी थी। कल को अगर वहाँ पे भी कुछ कोलैप्स हो जाए तो इस तरह की प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो भी नियम अनुसार था वो करा गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं 40-60 के जरिए कि क्या हुआ था दरअसल, क्यों चला बुलडोजर। उसके पीछे वजह यह है कि गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे, 10 से 11 बजे का वक्त था, इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। यह मंदिर करीब 50 साल पुराना है, इसलिए भारी मान्यता के चलते हजारों की संख्या में भक्त यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हादसे वाले दिन भी भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के अंदर मौजूद थे। आप जो मंदिर देख रहे हैं, आखिरी हवन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी हवन के बाद जब श्रद्धालु आरती के लिए खड़े हुए तो मंदिर की छत अचानक गिर गई। मंदिर की छत गिरते ही अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नीचे गिर गए। मंदिर के नीचे ही बावड़ी यानी कुआं बनाया जा रहा था। छत गिरी तो 50 से 60 श्रद्धालु जो मंदिर में खड़े थे सीधे कुएं में गिर गए। दरअसल यह बावड़ी करीब 100 साल पुरानी थी। पहले बावड़ी खुली थी, लेकिन 25 साल पहले बावड़ी के ऊपर स्लैब डाल दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे बावड़ी मंदिर का हिस्सा बन गई। बावड़ी पर सिर्फ सरिये का जाल से कुएं को भर दिया गया था। पैसे बचाने के लिए सरिये पर आरसीसी का लिंटर तक नहीं डाला गया। रामनवमी के दिन जब लोगों की भारी भीड़ थी, वजन बढ़ गया वहां, तो सरिया का जाल रोक नहीं पाया और मंदिर में यह बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 140 लोगों की टीमों को लगाया गया। इस टीम में 75 जवान सेना के थे। रेस्क्यू ऑपरेशन खतरनाक था। कुएं के अंदर पानी और मलबा भरा था, जिसमें छत से गिरे लोग फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें महिला को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी दौरान रस्सी टूट जाती है और महिला दोबारा कुएं में गिर जाती है। मंदिर में हुए इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सोवाराम गिलानी और 2 अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही इंदौर नगर निगम के 2 अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए। ये एक्शन हुआ है इन लोगों पर। आज की एक और खबर जो आई है मथुरा से। क्या काशी के बाद मथुरा की बारी है? मथुरा की बारी आ गई। मथुरा के सर्वे की शुरुआत हो रही है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ज्ञानव्यापी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां का सर्वे पूरा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। अब है कृष्ण मंदिर की साथ लगी हुई शाही ईदगाह जो है मथुरा में, इसके सर्वे की शुरुआत होने वाली है। सर्वे की इजाजत दे दी गई है। आपको बताता हूं कैसे सर्वे होगा, किसने सर्वे की अपील की थी, कौन सर्वे करेगा, इस सर्वे से होगा क्या। दरअसल मथुरा में है कृष्ण मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर। ज्ञानव्यापी के बाद अब शाही ईदगाह का सर्वे होने जा रहा। मथुरा कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया है। कोर्ट अमीन को रिट रिपोर्ट सौंप दी गई है और अमीन राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है। भूमि विवादों का निपटारा अमीन का काम होता है। अमीन ही जमीन को मापते हैं और बांटते हैं। सर्वे करने के लिए अमीन को रिट रिपोर्ट जरूरी है। अब कोर्ट अमीन शाही ईदगाह का सर्वे करेगा और मौके पर पक्षकार प्रतिवादियों को बुलाएंगे। ये पूरे विवादित स्थल का अमीन नक्शा बनाएंगे। इस विवाद को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 17 अप्रैल से पहले कोर्ट अमीन रिपोर्ट पेश कर देंगे। भूमि मुक्त कराने और सर्वे की 13 याचिकाएं हैं इसमें, जिस पर सर्वे के बाद रिपोर्ट रखी जाएगी। सुनिए जरा विष्णु गुप्ता क्या कह रहे हैं। हमने कोर्ट से संपर्क किया है, रीड रिसीव कर ली गई है और आमीन जो है उनका नाम शिशुपाल है, वो रीड ले गए हैं। जल्दी वो हमसे संपर्क करेंगे। जैसे ही सर्वे का वो तारीख दी जाएगी, जल्दी सर्वे होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आमीन महोदय हमसे संपर्क करेंगे, हम जाएंगे और जो 8 दिसंबर 2022 का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को कंप्लायंस के लिए 29 तारीख को डेट जारी की गई, एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर का कंप्लायंस होते हुए आज आमीन महोदय ने रीड ले ली गई है। अब हम आमीन के फोन का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें कब संपर्क करता है। आज की एक और खबर है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं
डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, उससे ठीक पहले ये सब कुछ हो रहा। अगली तस्वीर दिखाइए सर, ये तस्वीर आप जो अगली तस्वीर दिखाई प्लीज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप के घर को भी घेराबंदी कर ली गई है। ये स्टॉर्मी डैनियल, स्टॉर्मी डैनियल कौन है और ट्रंप की गिरफ्तारी स्टॉर्मी डैनियल की वजह से हो रही है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप आखिर अरेस्ट होंगे तो अमेरिका के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी खबर होगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर अब क्रिमिनल केस चलेगा। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई आपराधिक केस चलने वाला है। न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर केस चलाने की अनुमति दी है। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने का आरोप है। सेक्सुअल रिलेशनशिप छिपाने के लिए पैसे दिए ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप को राष्ट्रपति बनना था और अगर स्टॉर्मी डैनियल कुछ बोल देती तो फिर कैसे बनते राष्ट्रपति। 2016 में पॉर्न स्टार से अफेयर था ट्रंप का। तब अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव। ट्रंप रिपब्लिकन की ओर से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे और इन आरोपों से ट्रंप की दावेदारी खतरे में थी। आरोप है कि पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराया उन्होंने। $1,30,000 यानी 1 करोड़ रुपए दिए चुप कराने के। वकील के जरिए ट्रंप ने डैनियल को ये पैसे दिए। ट्रंप ने डैनियल के साथ रिश्ते से भी इनकार किया था, लेकिन डैनियल ने किताब लिखकर भी आरोप लगाया ट्रंप पर। कहा ट्रंप से पहले उन्हें अपनी बेटी जैसा बताया, बाद में ट्रंप ने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए। और 2006 में इस अफेयर की शुरुआत हुई थी जो अब सामने आ गई। ट्रंप ने रियलिटी शो में कास्ट करने का वादा भी किया था। नजदीकी बढ़ाकर ट्रंप ने मेरा इस्तेमाल किया, उनका कहना है। इसी मामले में ट्रंप को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो आइए, तो क्या वाकई ट्रंप गिरफ्तार होंगे? ट्रंप अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त ट्रंप कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप एडल्ट स्टार को पैसे देने के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं मंगलवार को। वहीं उनके सरेंडर से पूर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप टावर के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के पास के सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने सुरक्षा के मद्देनजर कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं। न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 5 अधिकारियों ने बताया कि ग्रैंड ज्यूरी ने एक पॉर्न स्टार को कथित संबंधों को लेकर चुप रहने के लिए धन देने के मामले में 76 वर्षीय ट्रंप के खिलाफ केस चलाने का फैसला लिया है। तो ट्रंप के लिए यह बहुत बुरी खबर है। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।